औरतें मुझे बहकाती थी, केवल मुझे एक तरफ फेंक देने के लिए। जब अन्य लोग आसपास होते थे, वे मेरा मजाक उड़ाती और सताती। लेकिन जैसे ही सभी चले जाते, वे जोश के साथ मुझे गले लगा लेती और इतनी गहरी नींद सोती कि लगता कि वे मर गई हो। कौन जानता है, औरतें शायद सोने के लिए ही जीती हो। ये और कई अन्य सामान्यीकरण मेरे बचपन से औरतों के अवलोकन का परिणाम था। लेकिन मेरा निष्कर्ष यह था कि यद्यपि औरतें पुरुषों की ही प्रजाति की प्रतीत होती है, वे वास्तव में काफ़ी अलग प्राणी है। और ये समझ से परे, कपटे प्राणी, जितना संभव लगता है, हमेशा मेरे देखभाल करती रहती है। मेरे मामले में फिदा हो जाना या यहाँ तक कि प्यार किया जाना जैसा भाव बिल्कुल उचित नहीं है। शायद उन स्थिति को अधिक सटीक रूप से वर्णन करता है कि मैं देखभाल किया गया था। औरतें मेरी मस्करी के मामलों में पुरुषों की तुलना में कम मांग करने वाली थी। जब मैं मस्करा बनता था, पुरुष अनिश्चित काल तक हंसते नहीं रहते थे। मुझे पता था कि अगर मैं किसी पुरुष का मनोरंजन करने में अपनी सफलता से बहक गया और भूमिका को बढ़ा चढ़ा कर निभाया, तो मेरी कॉमेडी फीकी पड़ जाएगी और मैं हमेशा उच्च स्थान पर रुकने का ध्यान रखता था। दूसरी ओर, औरतों में संयम की कोई भावना नहीं थी। चाहे मैं अपनी हरकतों को कितनी देर तक चलाऊं, वे और मांग करती थी और मैं उनकी अतृप्त मांगों का जवाब देते देते थक जाता था। वे वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से बहुत हंसती थी। मुझे लगता है कि कोई कह सकता है कि औरतें पुरुषों की तुलना में कई ज़्यादा सुकून से खुद को भर लेती है। जिन दो चचेरी बहनों के घर में मैं स्कूल के दौरान रहता था, वे जब भी समय मिलता मेरे कमरे में आती थी। मेरे दरवाजे पर उनकी दस्तक, चाहे कितनी बार क्यों ना हो, हमेशा मुझे चौंका देती और मैं डर से लगभग उछल पड़ता। तुम पढ़ रहे हो? नहीं, मैं मुस्कुराते हुए कहता। अपनी किताब बंद कर देता। मैं कोई बेतुकी कहानी शुरू करता जो मेरे सोच से मिलो दूर होती। आज स्कूल में भूगोल के शिक्षक, जिसे हम वालरस कहते हैं, इस तरह की कहानियां मैं बनाता। एक शाम मेरी चचेरी बहनें मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझे बेरहमी से लंबे समय तक मस्करी करने पर मजबूर किया। फिर उनमें से एक ने प्रस्ताव रखा, यो चलो देखें कि तुम चश्मा पहनकर कैसे लगते हो। क्यों? मैंने पूछा। इतना हंगामा मत करो, पहन लो। लो, ये चश्मा लो। वे हमेशा उसी कठोर आदेशात्मक लहजे में बोलती थी। मस्करे ने विनम्रता से बड़ी लड़की का चश्मा पहन लिया। मेरी चचेरी बहनें हंसी से लटपट हो गई। तुम बिल्कुल उनके जैसे लग रहे हो, बिल्कुल हैरोल्ड लॉयड जैसे। उस समय जापान में अमेरिकी फिल्म हास्य अभिनेता बहुत लोकप्रिय था। मैं खड़ा हुआ। महिलाओं और सज्जनों, मैंने एक हाथ उठाकर अभिवादन करते हुए कहा। महिलाओं और सज्जनों, मैं इस अवसर पर अपने सभी जापानी प्रशंसकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने भाषण देने की नकल की। वे और जोर से हंसी। तब से जब भी शहर में हेरोल्ड लॉयल की फिल्म आती, मैं उसे देखने जाता और चुपके से उसके भावों का अध्ययन करता। एक शरद ऋतु की शाम, जब मैं बिस्तर पर लेटकर किताब पढ़ रहा था, मेरी बड़ी चचेरी बहन, जिसे मैं हमेशा दीदी कहता था, अचानक चिड़िया की तरह तेजी से मेरे कमरे में घुसी और मेरे बिस्तर पर ढह गई। उसने आंसुओं के बीच फुसफुसाया, यो तुम मेरी मदद करोगे? मुझे पता है, मुझे पता है तुम करोगे। चलो इस भयानक घर के साथ भाग चले। ओह, मेरी मदद करो, प्लीज। वह कुछ देर तक इस उन्मादी लहजे में बोलती रही, फिर से आंसुओं में डूब गई। यह पहली बार नहीं था कि कोई औरत मेरे सामने ऐसा नाटक कर रही थी, और दीदी के अत्यधिक भावुक शब्दों ने मुझे ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं किया। इसके बजाय मुझे उनकी साधारणता और खोखलेपन पर एक तरह की ऊब महसूस हुई। मैं बिस्तर से बाहर निकला, अपनी मेज़ की ओर गया और एक खुरमा उठाया। मैंने उसे छीला और दीदी को एक हिस्सा दिया। उसने इसे खाया, अभी भी सिसकते हुए, और कहा, कोई रोचक किताब है? मुझे कुछ उधार दो। मैंने अपनी किताबों की अलमारी से सोसेकी की आई एम ए कैट चुनी
और उसे दी। खुदा के लिए धन्यवाद। दीदी ने कमरे से निकलते समय शर्मिंदगी भरी नज़रों से मुस्कुराते हुए कहा। दीदी अकेली नहीं थी। मुझे अक्सर अक्सर लगता था कि किसी औरत के जीने की भावनाओं को समझना एक केंचुए के सबसे गहरे विचारों के टटोलने से ज़्यादा जटिल, परेशानी भरा और अप्रिय होगा। मेरे लंबे व्यक्तिगत अनुभव ने मुझे सिखाया था कि जब कोई औरत अचानक उन्माद में फट पड़ती है तो उसके मूड को ठीक करने का तरीका कि उसे कुछ मीठा दे दिया जाए। उनकी छोटी बहन सेचन यहाँ तक कि अपनी सहेलिया को मेरे कमरे में लाती थी और मैं अपनी आदत के अनुसार सभी का समान रूप से मनोरंजन करता। जैसे ही कोई सहेली चली जाती, सेचन मुझे उसके बारे में अप्रिय बातें बताती और हमेशा निष्कर्ष निकालती। वह बुरी लड़की है, तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए। मैं कहना चाहता था, अगर ऐसा है तो तुम्हें उसे यहाँ लाने की तकलीफ क्यों उठानी पड़ी। सेचन की वजह से मेरे कमरे में आने वाले लगभग सभी लोग लड़कियां थी। हालांकि इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि ताकेइची की टिप्पणी औरतें तुम पर फिदा होगी अब तक साकार हो चुकी थी। मैं केवल नाइथर्स जापान का हेरोल्ड लॉयड था। ताकेइची का मूर्खतापूर्ण बयान कई सालों तक जीवंत नहीं हुआ, जो एक भयानक भविष्यवाणी में बदल गया। ताकेइची ने मुझे एक और महत्वपूर्ण तोहफा दिया। एक दिन वह मेरे साथ खेलने आया। वह एक चटकीली तस्वीर लहरा रहा था जिसे उसने गर्व से दिखाया। यह भूत का तस्वीर है, उसने समझाया। मैं चौंक गया। उस पल जैसे कि मैं बाद के वर्षों में महसूस कर रहा था। उसने मेरे भागने का रास्ता तय किया। मुझे पता था कि ताकेइची मुझे क्या दिखा रहा था। मुझे पता था कि यह केवल वैन गॉग का परिचित स्वचित्र था। जब हम बच्चे थे, जापान में फ्रांसीसी इम्प्रेशन स्कूल बहुत लोकप्रिय था और वेस्टर्न चित्रकला की हमारी पहली मुलाकात अक्सर ऐसी रचनाओं से शुरू हुई थी। वैन गॉग, गोगोइन, सेजान और रेनोयर। इनकी पेंटिंग्स देश के स्कूल के छात्रों के लिए भी परिचित थी, मुख्य रूप से फोटोग्राफिक प्रजनन के माध्यम से। मैंने वैन गॉग की कई रंगीन तस्वीरें देखी थी। उनके ब्रश वर्क और रंगों की चमक ने मुझे आकर्षित किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी तस्वीरें भूतों की हो। मैंने अपने अलमारी से मोडिग्लियानी के प्रजनकों का एक संग्रह लिया और ताकेइची को परिचित नग्न चित्र दिखाए, जिनकी त्वचा का रंग चमकदार तांबे जैसा था। इनका क्या? क्या तुम्हें लगता है कि ये भी भूत है? ये शानदार है। ताकेइची ने प्रशंसा में अपनी आंखें चौड़ी की। यह नरक के घोड़े जैसा लगता है। तो यह वास्तव में भूत है ना? काश मैं ऐसे भूतों की तस्वीरें बना पाता, ताकेइची ने कहा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका इंसानों का डर इतना गहरा होता है कि वे एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां वे और भी भयानक आकृतियों के राक्षसों को अपनी आंखों से देखने की लालसा रखते हैं। और जितने ज़्यादा वे घबराए हुए होते हैं, जितनी जल्दी डर जाते हैं, उतनी ही जोर से वे प्रार्थना करते हैं कि हर तूफान और भयानक हो। चित्रकारों जिनमें यह मानसिकता रही है, उन्होंने इंसानों नामक भूतों के हाथों बार बार घाव और डराने के बाद अक्सर भूतों में विश्वास करना शुरू कर दिया। वे दिन के उजाले में प्रकृति के बीच में स्पष्ट रूप से राक्षसों को देखते थे और उन्होंने मस्खरी से लोगों को धोखा नहीं दिया। उन्होंने इन राक्षसों को ठीक वैसे ही चित्रित करने की पूरी कोशिश की जैसे वे दिखते थे। ताकेइची ठीक था। उन्होंने शैतानों की तस्वीरें बनाने की हिम्मत की। मैंने सोचा, यह भविष्य में मेरे दोस्त होंगे। मैं इतना उत्साहित था कि रो सकता था। मैं भी पेंटिंग करूंगा। मैं भूतों और शैतानों और नरक के घोड़ों की तस्वीरें बनाऊंगा। ताकेइची को यह शब्द कहते हुए मेरी आवाज़, मुझे नहीं पता क्यों, बड़ी मुश्किल सुनाई देने वाली फुसफुसाहट में बदल गई। प्राइमरी स्कूल के दिनों से ही मुझे चित्र बनाना और तस्वीरें देखना पसंद था, लेकिन मेरे तस्वीरों ने मेरे सहपाठियों के बीच वह प्रतिष्ठा नहीं जीती जो मेरे हाथ से कहानियों ने की थी। मैंने कभी इंसानों की राय पर भरोसा नहीं किया और मेरी कहानियाँ मेरे लिए केवल दर्शकों को अभिवादन करने के मस्खरे के इशारे से ज़्यादा कुछ नहीं थी। उन्होंने मेरे सभी शिक्षकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन मेरे लिए उनमें रुचि का कोई अंश नहीं था।
केवल मेरी पेंटिंग्स में, वस्तु के चित्रण में। मेरे कार्टून्स फिर से कुछ और थे। मैंने अपनी मूल, भले ही बचकानी शैली के वास्तविक प्रयास किए। स्कूल में चित्रकला के लिए उपयोग की जाने वाली कापियाँ निरस थी। शिक्षक की तस्वीरें अविश्वसनीय रूप से अकुशल थी और मुझे पूरी तरह बिना दिशा निर्देश के स्वयं प्रयोग करना पड़ता था। हर उस अभिव्यक्ति के तरीके का उपयोग करने जो मेरे पास आता था। हाई स्कूल में प्रवेश करने के समय से मेरे पास तेल रंगों और ब्रशों का एक सेट था। मैंने अपनी तकनीकों का इम्प्रेशन स्कूल के आधार पर डालने की कोशिश की, लेकिन मेरी तस्वीरें कागज़ के कटआउट की तरह सपाट रहती थी और ऐसा लगता था कि जिनमें कभी कुछ बनने की संभावना नहीं थी। लेकिन ताइकेची के शब्दों ने मुझे जागरूक किया कि मेरी पेंटिंग के प्रति मानसिक दृष्टिकोण पूरी तरह गलत था। उन चीज़ों को सुंदर ढंग से चित्रित करने में जिन्हें मैं सुंदर समझता था, कितनी सतहीपन और कितनी मूर्खता है। उस्तादों ने अपनी व्यक्तिपरक धारणाओं के माध्यम से तुच्छ चीज़ों से सुंदरता बनाई। उन्होंने घृणास्पद रूप से कुरूप चीज़ों में अपनी रुचि को नहीं छिपाया, बल्कि उन्हें चित्रित करने के आनंद में डूब गए। दूसरे शब्दों में, वे दूसरों की गलतफहमियों पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं थे। अब जब ताइकेची ने मुझे चित्रकला के इन मूल रहस्यों से शुरुआत कर दी थी, मैंने कुछ स्वयं चित्र बनाना शुरू किया, यह ध्यान रखते हुए कि मेरी महिला आगंतुक उन्हें न देखे। मेरे बनाए चित्र इतने हृदय विदारक थे कि मुझे खुद को भी स्तब्ध कर दिया। यह मेरा असली स्वभाव था, जिसे मैंने इतने जोश के साथ छुपाया था। मैंने हंसी की, मैंने दूसरों को हंसाया, लेकिन यह थी कठोर वास्तविकता। मैंने चुपके से इस खुद को स्वीकार किया। यकीन था कि कोई बचाव नहीं था, लेकिन स्वाभाविक रूप से मैंने अपनी तस्वीरें किसी को नहीं दिखाई, सिवाय ताइकेची के। मुझे यह सोचना पसंद थी कि अगर मेरी बसखरी के नीचे की दुखद वास्तविकता का पता चल गया, तो मैं अचानक उनकी संदिग्ध निगरानी के अधीन हो सकता हूँ। दूसरी ओर, मुझे इतना डर था कि वे मेरे असली स्व को देखकर उसे पहचान न पाए, बल्कि यह समझे कि यह मेरी मस्खरी का कोई नया मूड है जो और हंसी का मौका देगा। यह सबसे दर्दनाक होगा। इसलिए मैंने तस्वीरों को अपने अलमारी के पीछे छुपा दिया। स्कूल की चित्रकला कक्षाओं में भी अपने भूत शैली की तकनीकों का गुप्त रखा और पहले की तरह सुंदर चीज़ों की पारंपरिक शैली में चित्र बनाना जारी रखा। मैं केवल ताकेइची को और सिर्फ उसी को अपनी आसानी से आहत होने वाली संवेदनशीलता दिखा सकता था, और अब मैंने बिना हिचक के उसे अपने स्वयं चित्र दिखाए। वह बहुत उत्साहित हुआ और मैंने 2 या 3 और चित्र बनाए, साथ ही एक भूत की तस्वीर जिसके लिए ताइकेची ने भविष्यवाणी की, तुम एक दिन महान चित्रकार बनोगे। जल्द ही मैं टोक्यो चला गया। मेरे माथे पर आधे अधूरे दिमाग वाले ताइकेची की 2 भविष्यवाणियां अंकित थी, कि मैं फिदा होने लायक बनूंगा और कि मैं एक महान चित्रकार बनूंगा। मैं कला स्कूल में दाखिल होना चाहता था, लेकिन मेरे पिता ने मुझे कॉलेज में भेज दिया। उनका इरादा अंततः मुझे एक सिविल सेवक बनाने का था। यह मेरे लिए सजा थी, और मैं, जो कभी जवाब देने में सक्षम नहीं रहा, चुपचाप आज्ञा मान लिया। मेरे पिता के सुझाव पर मैंने एक सवाल पहले कॉलेज की प्रवेश परीक्षा की दी और पास हो गया। इस समय तक मैं समुद्र के किनारे पर अपने हाई स्कूल और चेरी के फूलों से वास्तव में थक चुका था। टोक्यो में आते ही मैंने तुरंत छात्रावास में जीवन शुरू किया, लेकिन वहाँ की गंदगी और हिंसा ने मुझे भयभीत कर दिया। इस बार मैं मस्करी करने के मूड में नहीं था। मैंने डॉक्टर से अपने फेफड़ों की समस्या का प्रमाण पत्र लिया। मैंने छात्रावास छोड़ दिया और उएनो में अपने पिता के टाउन हाउस में रहने चला गया। सामुदायिक जीवन में मेरे लिए पूरी तरह असंभव साबित हुआ था। युवा उत्साह या यौवन का गर्व जैसे शब्द सुनते ही मुझे ठंड लगने लगती। मैं किसी तरह की कल्पना से कॉलेज भावना में डूब नहीं सकता था। कक्षाएं और छात्रावास विकृत यौन इच्छाओं के कचरे में मैदान जैसे लगते थे, और यहाँ तक कि मेरी लगभग पूर्ण मस्करी भी वहाँ बेकार थी। जब डाइट सत्र में नहीं होता था, मेरे पिता महीने में केवल 1 या 2 सप्ताह घर में बिताते थे।
उनकी अनुपस्थिति में मैं उस भव्य हवेली में केवल 3 लोग रहते थे। एक बुजुर्ग दंपत्ति जो परिसर की देखभाल करता था, और मैं अक्सर कक्षाएं छोड़ देता था, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे टोक्यो में घूमने का मन था। ऐसा लगता है कि मैं अपने दिन मेइजी मंदिर, कुसुनो मासाशिके की मूर्ति या 47 रोनिन की कब्र को देखे बिना खत्म कर दूंगा। इसके बजाय मैं पूरे दिन घर में पढ़ने और चित्रकारी में बिताता था। जब मेरे पिता शहर में होते थे, मैं हर सुबह समय पर स्कूल के लिए निकलता। हालांकि कभी-कभी वास्तव में होंगनो में एक चित्रकार द्वारा दी जाने वाली कक्षा में चला जाता और उसके साथ 3 या 4 घंटे तक स्केचिंग का अभ्यास करता। कॉलेज छात्रावास से बच निकलने के बाद मुझे कुछ हद तक निंदक लगता था। यह शायद मेरा अपना पक्षपात था कि मैं अब एक विशेष स्थिति में था। यहाँ तक कि अगर मैं व्याख्यानों में भाग लेता, तो यह एक नियमित छात्र की तुलना में एक श्रोता की तरह था। कक्षाओं में भाग लेना और भी उबाऊ हो गया था। मैंने प्राथमिक और हाई स्कूलों से लेकर कॉलेज तक का सफ़र तय किया था, बिना कभी यह समझे कि स्कूल भावना का क्या मतलब है। मैंने स्कूल के गीत सीखने की कोशिश भी नहीं की। जल्दी ही कला कक्षा का एक छात्र मुझे शराब, सिगरेट, वेश्याओं, गिरवी की दुकानों और वामपंथी विचारों के रहस्यों से परिचित करवाने वाला था। यह एक अजीब संयोजन था, लेकिन यह वास्तव में ऐसा ही हुआ।